Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 6 यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को पढ़ने वाले हैं। लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर 6 है। आज हम जानेंगे कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, पार्लियामेंट की पावर क्या है, आर्टिकल 2, 3 और 4 का क्या क्या है उसके बारे में बात होती है। तो हम ये सारा चीज़ आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं कहा गया है इंडिया को एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, है ना। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। ये फ्रेज़ ना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंटेंशनली चूज़ किया था और इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि इंडिया जो है ना फेडरेशन किसी भी अग्रीमेंट के रिज़ल्ट से नहीं बना है। मतलब इंडिया जो है वो स्टेट के अग्रीमेंट से नहीं बना है। जैसे USA में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट के अग्रीमेंट से USA बना है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया जो है इंडियन फेडरेशन किसी अग्रीमेंट के रिज़ल्ट, मतलब इंडियन फेडरेशन जो है किसी भी अग्रीमेंट का रिज़ल्ट नहीं है। जैसे अभी हमने बात किया ना कि USA में क्या है कि अलग अलग स्टेट जो है मिलकर फेडरेशन बनाई थी। इंडिया में ऐसा नहीं है ना। इंडिया स्टेट के पास फेडरेशन से अलग होने का राइट नहीं है। इंडियन स्टेट जो है, जैसे कि आप मान लो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोई भी स्टेट है ना, इंडिया का कोई भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके। मतलब कि कोई स्टेट ये नहीं बोल सकती कि हम इंडिया से अलग कंट्री बन रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल मान लीजिए एक फैमिली है, भाई बहन अलग रूम में रहते हैं ना, लेकिन कोई भी ये अनाउंस नहीं कर सकता कि आज से मैं फैमिली का मेंबर नहीं हूँ। एग्जैक्टली वैसा ही है स्टेट का पार्ट, है ना, कि मतलब आप नहीं चूज़ करते कि आप उसके पार्ट हो या नहीं हो, आप वो ऑटोमेटिकली उस पार्ट में हो और आपके पास कोई फ्री विल नहीं है उस चीज़ के लिए, है ना। सो इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब कि स्टेट को बदला जा सकता है, एक स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट बना दिया जा सकता है डिवीज़न करके, लेकिन जो है स्टेट जो है सेंटर से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में। अब सवाल आता है कि इंडियन टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं जो आर्टिकल 1 में ही इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या क्या आता है, 3 चीज़ें आती है। एक टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी आज इंडिया में 28 स्टेट हैं। यूनियन टेरिटरीज, आज इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है ना। फ्यूचर एक्विजिशंस होते हैं, जैसे कि अगर फ्यूचर में इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो वो भी ना टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगी। अब ईजी ट्रिक ये है कि S फॉर स्टेट, U फॉर यूनियन, T फॉर टेरिटरी एक्वायर इन फ्यूचर। तो ये तीनों मिलके जो होता है ये बनता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर लेते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यूनियन टेरिटरी जो है वो स्टेट से डिफरेंट कैसे है। यूनियन टेरिटरी ना डायरेक्टली प्रेसिडेंट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। प्रेसिडेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनियन टेरिटरीज़ के चलाते हैं। करेंटली हमारे पास जो है इंडिया का 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सबसे पहला अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली जिसको हम NCT भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ठीक है। ये हमारे पास 8 जो है यूनियन टेरिटरी है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। कुछ ब्रांचेस को लोकल प्रिंसिपल मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ सेंसिटिव ब्रांचेस को ना डायरेक्टली हेड ऑफिस कंट्रोल करता है। यूनियन टेरिटरी भी ना कुछ हद तक वैसा ही आप समझ लो, है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 पे। ये सब था आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 ना बहुत सिंपल है। पार्लियामेंट न्यू स्टेट को यूनियन में एडमिट कर सकती है और नए स्टेट को इस्टेब्लिश भी कर सकती है। इजी मेमोरी ट्रिक ये है कि आर्टिकल 2 ऐड और एडमिट कर सकती है। मतलब सिर्फ 2 वर्ड है, एक तो ऐड और दूसरा इस्टेब्लिश या एडमिट करना, है ना। आर्टिकल 3 क्या बोलता है इसको भी देख लेते हैं।
अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट ना नई स्टेट बना सकती है, ठीक है। स्टेट का जो एरिया है ना वो बढ़ा सकती है, स्टेट के एरिया कम भी कर सकती है, और बाउंड्रीज़ चेंज कर सकती है, और स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है। बेसिकली पार्लियामेंट के पास ये सारी राइट्स है, ओके। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो, इमेजिन अ पिज़्ज़ा, ओके। आप एक नया पीस बना सकते हो, है ना, साइज़ बढ़ा सकते हो, साइज़ कम कर सकते हो, पीसेस जो है वो मर्ज कर सकते हो, है ना, मतलब आपकी मर्जी पे है, आप पिज़्ज़ा को जैसे भी काटो, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी है, आप उस पर कंट्रोल है आपका, है ना। एग्जैक्टली वैसा ही पार्लियामेंट जो है स्टेट के मैप्स को रीऑर्गेनाइज कर सकती है जैसा चाहे वो, जिस तरीके से कंट्री के वेलबींग के लिए या गवर्नेंस के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये राइट है, ओके। मतलब राइट है इन द सेंस कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है ये चीज़ करने का, पार्लियामेंट कर सकती है, ओके। प्रोसीजर की बात कर लें तो एक ना कंडीशन है कि प्रेसिडेंट पहले इस चीज़ का कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर से ओपिनियन मांगेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि पार्लियामेंट उस ओपिनियन को मानने के लिए बाउंड नहीं है, कि मतलब आप जिस स्टेट को डिवाइड कर रहे हो या जिस स्टेट में किसी और स्टेट को मर्ज कर रहे हो, तो आप उस स्टेट से पूछोगे कि देखो आप अपनी राय बता दो, हम ऐसा करने वाले हैं। स्टेट ने अगर कोई पॉजिटिव दिया तो ठीक है, ऑल गुड, और अगर उसने उसके अगेंस्ट कुछ दिया तो वो पार्लियामेंट ना उस कह सकते हो उनकी जो राय है वो बाउंड नहीं है, पार्लियामेंट चाहे तो उसको इग्नोर भी कर सकती है और इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। तो स्टेट सिर्फ अपनी व्यूज़ देती है, फाइनल डिसीजन तो ऑलमोस्ट पार्लियामेंट के पास ही सब होता है। तो वही है कि आप दो ना दो बात बराबर है, वैसी वाली बात, ओके। नाउ आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 ना एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आर्टिकल 2 एंड 3 जो के अंडर जो लॉज बनते हैं वो पास होते हैं, है ना, सिंपल मेजॉरिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो 4 जो है आर्टिकल 4 ये सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट से ये पास होती है, जैसे कि लॉ जो भी आर्टिकल 2 या 3 में जो भी अमेंडमेंट्स या कुछ भी बनते हैं ना वो आर्टिकल 4 से सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास होते हैं। ये इस चीज़ के बारे में आर्टिकल 4 में मेंशन्ड है, ओके। सो एक क्विक रिविजन करें तो एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या था, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 इस चीज़ की बात करता है, ठीक है। स्टेट कैन नॉट सेसीड, स्टेट अपने आप को यूनियन से नहीं निकाल सकता, ओके। फिर उसके बाद टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की, जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आता है स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड कोई फ्यूचर में जो भी अक्वायर्ड टेरिटरी होगी वो, ठीक है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 2 पे बात किया, वो है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐड कर सकती है, जोड़ सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है नई स्टेट को। आर्टिकल 3 जो है वो बात करता है कि स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, उसको उसके एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, नाम को बदल सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 4 सिंपल मेजॉरिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। अब जो है हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के पावर क्या है रीऑर्गेनाइज करने का, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का पार्लियामेंट के पास कितना पावर है उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया का मैप टाइम के साथ ना बदलते रहता है, कभी नए स्टेट बनते हैं तो कभी बाउंड्रीज चेंज होती है, कभी नाम चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि बॉम्बे महाराष्ट्र एंड गुजरात में डिवाइड हो गया, उड़ीसा उड़ीसा बन गया, मतलब आर से डी आ गया, है ना। जम्मू एंड कश्मीर के का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया और फिर हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज मिल गए। तो ये सब किस पावर से होता है, आर्टिकल 3 से। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नई स्टेट बना सकती है ना, किसी स्टेट को के एरिया को बढ़ा सकता है तो घटा भी सकता है ना, बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकता है, स्टेट के नाम बदल सकते हैं। आप एक एग्जांपल लो, जैसे कि हमने वो पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल लिया ना, वापस एक वही सोचते हैं कि सोचिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा पिज़्ज़ा है, ठीक है। आप उसके पीसेस अलग कर सकते हो, 2 पीसेस जोड़ के एक बना सकते हो, साइज़ आप बढ़ा सकते हो तो साइज़ आप घटा भी सकते हो, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही पार्लियामेंट जो है ना इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। प्रोसीजर बस यही है कि लेकिन डायरेक्टली नहीं, पहले प्रेसिडेंट कंसर्न लेंगे स्टेट लेजिस्लेचर से, उसके ओपिनियन लेंगे, प्रेसिडेंट का कंसर्न होगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट जो है ना स्टेट लेजिस्लेचर के ओपिनियन मानने के लिए बाउंड नहीं है ना, मतलब स्टेट मना कर दे तब भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ओके। अब बात कर लेते हैं बेरूबारी केस के बारे में। इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। सो क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के थ्रू इंडिया की टेरिटरी
का कोई हिस्सा किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है। सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंच गया। इसके बैकग्राउंड को समझते हैं तो 1958 में क्या हुआ कि 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डिसीजन हुआ कि कुछ इनक्लेव्स एक्सचेंज होंगे, उनमें से एक था बेरूबारी यूनियन इन वेस्ट बंगाल। इसका कुछ पार्ट ना पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करना था। अब प्रॉब्लम ये थी कि क्या आर्टिकल 3 इतनी पावर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 3 के थ्रू किसी फॉरेन कंट्री को इंडियन टेरिटरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि टेरिटरी देना ना सिर्फ बाउंड्री चेंज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जैसा है, और इसीलिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी होगा। अब एक एग्जांपल मान लीजिए कि आपके घर के अंदर रूम का अरेंजमेंट चेंज करना है। आप ईजिली कर सकते हो, है ना, मतलब आप बेड को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में लगा सकते हो, स्टडी टेबल को दूसरे डायरेक्शन में कर सकते हो, है ना, कवर्ड को दूसरी तरफ कर सकते हो। ये सब आपके हाथ में है, पॉसिबल, आप कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप अपने घर का एक रूम जो है पड़ोसी को परमानेंटली देने की बात करो तो वो सिंपल अरेंजमेंट है क्या? नहीं होगा ना, वो ओनरशिप चेंज है। एग्जैक्टली यही डिफरेंस ना सुप्रीम कोर्ट ने समझाया। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि बेरूबारी ट्रांसफ़र के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया, और ये था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। ठीक है, अब जो है ना हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज़ विद बांग्लादेश। अब आते हैं इंडिया बांग्लादेश इशू पे। आपको जानकर सरप्राइज़ होगा कि इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई छोटे छोटे इनक्लेव्स थे, कई सारे, एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के छोटे छोटे आइलैंड ऑफ टेरिटरी। वहाँ के लोग कंफ्यूज रहते थे, हम किस कंट्री के सिटीज़न हैं, तो पुलिस कौन सी आएगी, स्कूल, हॉस्पिटल, वोटिंग का क्या होगा। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम 1974 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ, LBA जिसको कहते हैं, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ओके। लेकिन इमीडिएटली ना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पॉलिटिकल और लीगल रीज़न की वजह से डिले हो गया। फाइनली 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और टेरिटरी जो है एक्सचेंज इम्प्लीमेंट हुआ क्या, इस चीज़ के बारे में देखते हैं, ओके। एग्जैक्टली क्या हुआ, तो 111 इंडियन इनक्लेव बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया गया, 51 बांग्लादेशी इनक्लेव्स इंडिया को मिले। ठीक है, बाउंड्री इशू सॉल्व हुए और लाखों लोगों की सिटीजनशिप और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हुई। अब एक एग्जांपल इमेजिन, दो नेबर एक प्लॉट गलत तरीके से एक दूसरे के अंदर चले जाएं। मतलब इमेजिन करो, दो नेबर्स के जो प्लॉट है ना वो गलत तरीके से एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो जाए। बहुत सालों तक कन्फ्यूज़न है, फिर दोनों बैठ के क्लियर बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं और एग्जैक्टली वही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है ना। सो हमने यही देखा कि हमने देखा बेरूबारी का केस क्या था और फिर हमने देखा एक्सचेंज विद बांग्लादेश का क्या सीन था। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को बोलता है कि यू कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट, आप इंक्रीज़ कर सकते हो एरिया को, डिक्रीज़ कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो बाउंड्रीज़ को, नाम को भी बदल सकते हो। स्टेट लेजिस्लेचर की ओपिनियन ली जाती है जब भी आप ऐसा कुछ करते हो, बट पार्लियामेंट उससे बाउंड नहीं है, उनको मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद हमने बेरूबारी केस देखा, जहाँ पे कि हमने देखा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंडर फॉरेन कंट्री को टेरिटरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, टेरिटरी ट्रांसफ़र के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी है। बेरूबारी अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट जो है थ्रू 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के थ्रू ये आया था। फिर हमने देखा कि इंडिया एंड बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो इम्प्लीमेंट हुआ थ्रू 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, अब ना हम थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। ठीक है, कि ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, सो इन 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ना ये थी कि ब्रिटिश जो है इंडिया के साथ साथ 562 प्रिंसली स्टेट भी थी। ब्रिटिश इंडिया के साथ 562 प्रिंसली स्टेट थी। हर स्टेट का अपना किंग, नवाब या रूलर था। क्वेश्चन ये था कि क्या ये स्टेट इंडिया में आएगी या पाकिस्तान में जाएंगे या इंडिपेंडेंट रहेगी ये सब। अब एक एग्जांपल सोचिए कि आप एक स्कूल मॉनिटर हो और आपको 562 स्टूडेंट को एक ही टीम में लाना है। सबके अलग ओपिनियन है ना, कोई कोऑपरेट करेगा तो कोई नहीं करेगा, है ना, नॉर्मल है। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ये। एग्जैक्टली यही चैलेंज इंडिया के सामने थे। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट कैसे हुआ, इसको देखते हैं।
तो इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। उन्होंने क्या बोला, इसीलिए ना सरदार पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। सो इंस्ट्रूमेंट का असेशन के बारे में बात करते हैं तो प्रिंसली स्टेट को एक डॉक्यूमेंट साइन करना था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इसके थ्रू ना स्टेट्स ने 3 सब्जेक्ट इंडिया को दिए, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। और धीरे धीरे अधिकार जो है स्टेट्स जो है इंडिया में शामिल हो गई। धीरे धीरे सारे स्टेट्स साइन करते गए और शामिल होते गए। एक्सेप्शन क्या हुआ कि लेकिन कुछ स्टेट ना अब भी वो ऐसे थे कि नहीं, मुझे नहीं इंडिया में शामिल होना, मुझे अपना खुद का रखना है, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। इनके लिए स्पेशल मेजर्स लेने पड़े। रिजल्ट क्या हुआ कि बाय 1950 मोस्ट प्रिंसली स्टेट जो है इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुकी थी ऑलमोस्ट। और इसी इंटीग्रेशन ने एक यूनाइटेड इंडिया की फाउंडेशन रखी। अब ना हम थोड़ी बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो टाइम स्टेट का क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो 1950 में ना दिस वन, तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तब इंडिया में ना स्टेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे। पार्ट ए स्टेट जैसे कि फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस, पार्ट बी स्टेट फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एंड पार्ट डी एरिया यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेकिन ये अरेंजमेंट ना परमानेंट नहीं थी। लोग की ना एक बड़ी डिमांड थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट होनी चाहिए। अब ये डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। सवाल है कि अगर लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं तो उनका स्टेट भी उस लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए या नहीं। बहुत लोग बोल रहे थे जी हाँ होना चाहिए। स्पेशली खास करके जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे ना, उन्होंने डिमांड की कि हमें अपना सेपरेट आंध्र स्टेट चाहिए। और धीरे धीरे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का मूवमेंट स्ट्रांग होने लगा। अब एक एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि स्कूल में हिंदी स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं। अगर उनके नोटिस, बुक्स और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लैंग्वेज में हो तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। इसी लॉजिक पर लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड हुई। उसमें सबसे पहले आते हैं धार कमीशन। इसकी बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने पहला कमीशन बनाया, धार कमीशन। इसके चेयरमैन थे जस्टिस SK धार। इनको काम दिया गया कि आप पता करो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न करना कितना पॉसिबल है। रिकमेंडेशन इनका क्या था कि स्टेट को ना लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। धार कमीशन का रिकमेंडेशन था क्योंकि इससे ना नेशनल यूनिटी को डेंजर हो सकता है। लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, डिमांड कंटिन्यू रही। फिर दूसरी कमेटी को लाई गए, GVP कमेटी। JVP, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पत्तावी सीतारमैया। ठीक है। कमेटी ने भी कहा कि अभी ना लिंग्विस्टिक स्टेट पोस्टपोन कर देना चाहिए, नेशनल यूनिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पब्लिक प्रेशर और मूवमेंट रुक ही नहीं रहे थे। लोग को चाहिए था कि नहीं, मतलब हमें तो हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए। तो फिर आया फजल अली कमीशन 1953 में। फाइनली गवर्नमेंट ने बनाया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसमें ना फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। चेयरमैन थे जस्टिस फजल अली अलग है ये कमीशन, सॉरी। ओके, तो इसके चेयरमैन थे जस्टिस फजल अली। मेंबर थे HN कुंजरू एंड KM पनिक्कर। इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि स्टेट ना मेनली लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज होने चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और नेशनल यूनिटी भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ। एंड फाइनली 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ। इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किए गए। पार्ट A, B, C, D सिस्टम ख़त्म हो गया था, वो 4 पार्ट में जो डिवाइडेड थे स्टेट, और मॉडर्न इंडिया के स्टेट जो हैं स्ट्रक्चर की फाउंडेशन तैयार हुई। सो इफ़ क्विकली एक बार देख लेते हैं तो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 562 प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन इंटीग्रेटेड प्रिंसली स्टेट के लिए जो है डॉक्यूमेंट तैयार किए और सबको जो है साइन करवाया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन वाली चीज़ों को सेग्रीगेट किया। ठीक है, कि प्रिंसली स्टेट को साइन करने को कहा गया। ठीक है, फिर उसके बाद धार कमीशन आया। ये ना अगेंस्ट द लिंग्विस्टिक स्टेट, इन्होंने बोला नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे अभी फ़िलहाल के लिए ना स्टेट मत डिवाइड करो।
JVP कमेटी भी वही बोले कि अभी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो इस आइडिया को। फिर फजल अली कमीशन आते हैं जो उन्हें सपोर्ट किया कि अरे कर दो, आप लैंग्वेज के बेसिस पे कर दो, इजी होगा, कन्वीनियंट होगा, है ना। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फाइनली आता है 1956 में, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अब आता है कि वाई वर न्यू स्टेट क्रिएटेड, क्यों क्रिएट किया गया था, इसको देख लेते हैं। सो एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर किसी रीजन की लैंग्वेज, कल्चर या एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो तो क्या उसको सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए? कई बार जवाब होता है हाँ, और इसीलिए नए स्टेट क्रिएट किए गए। रीजंस मेनली 3 थे। पहला, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, ट्राइबल एंड कल्चरल आइडेंटिटी एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब एक एग्जांपल सोचिए कि स्कूल में 5000 स्टूडेंट है, एक प्रिंसिपल के लिए सबको मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो स्कूल को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही ना कभी कभी बड़े स्टेट को डिवाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी बना देता है, ठीक है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र और गुजरात। पहले दोनों ना मिलकर बॉम्बे स्टेट बना का पार्ट था, लेकिन मराठी स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग लोग अपने अलग स्टेट चाहते थे। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि 1 मई 1960 में बॉम्बे स्टेट डिवाइड हुआ महाराष्ट्र एंड गुजरात में, ठीक है। फिर हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं अगर, तो 1966 में हरियाणा बना, पंजाब से सेपरेट हुआ और रीज़न था हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटी, और चंडीगढ़ को दोनों स्टेट की कॉमन कैपिटल बना दी गई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हो तो 1971 में ये बना। हिली एरियाज़ को बेटर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए सेपरेट स्टेट का स्टेटस दिया गया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात कर लें तो अब आते हैं हम नागालैंड पे। नागालैंड की बात कर लेते हैं तो 1963 में ये बना। इंडिया का फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन था। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई इसको अंडर आर्टिकल 371A, ओके। फिर मणिपुर की बात कर लेते तो ये बना जनवरी 1972 में। असम से सेपरेट हुआ था मेघालय, निकनेम था अबोर्ड ऑफ क्लाउड, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा, इनकी बात कर लेते हैं। ओह आई एम सो सॉरी, दिस वन ओह आई एम सो सॉरी, मेघालय, दिस इज़ मणिपुर, ओके। सो मेघालय 1972 में बनता है, असम से सेपरेट होकर, निकनेम था अबोर्ड ऑफ क्लाउड। फिर मणिपुर की बात कर लेते तो ये 1972 में ही बना, ठीक है। पहले यूनियन टेरिटरी था मणिपुर एंड त्रिपुरा, इन दोनों का साथ में, बाद में ये फुल्ली स्टेटहुड दे दिया गया। मिज़ोरम की बात कर लेते हैं तो 1987 मीज़ो अकॉर्ड के बाद स्टेट बना, और आज ना इंडिया के कह सकते हो मोस्ट पीसफुल एंड हाईली लिटरेट स्टेट में से एक है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो 1987 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। पहले इसको नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी। निकनेम था लैंड ऑफ राइजिंग सन, है ना। यही स्टेट है जो है सबसे पहले सूरज यहीं पे उगता है, ठीक है। अब ना और फिर ये गोवा 1987 में यूनियन टेरिटरीज ऑफ गोवा बना, दमन दीव से अलग हुआ, एंड देन लिंग्विस्टिक बना। यहाँ पे ना कोंकणी बोली जाती है और इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। सो सिक्किम की एक जो है हम एक इनके बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की एक स्पेशल स्टोरी है। तो अब ना एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट है सिक्किम। सिक्किम ना ओरिजिनली इंडिया का स्टेट नहीं था, पहले प्रोटेक्टोरेट था, बाद में एसोसिएट स्टेट बना, और फाइनली 16 मई 1975 को सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है, गोवा 1987 में बना। पहले गोवा, दमन, दीव यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। बाद में गोवा को ना फुल स्टेटहुड मिला। रीज़न यही था कि कोंकणी लैंग्वेज एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की वजह से, और आज गोवा इंडिया का जो है स्मॉलर स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज़ की भी बात कर लेते हैं। सो सम इम्पॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी, सबसे पहले चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो कॉमन कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा का। पुडुचेरी की बात कर ले तो पांडिचेरी, पुडुचेरी, फॉर्मर फ्रेंच सेटलमेंट यहाँ था। लक्षद्वीप की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी बाय पॉपुलेशन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये जो है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इन बे ऑफ बंगाल। दिल्ली की बात करें तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है इसके पास लेजिस्लेचर है, ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये जो है 2019 में क्रिएट हुआ था
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। और हाँ, ये भी बचा दादर एंड नगर हवेली, ये जो है पोर्तुगीज़ से लिया गया था और ये जो है हमारा यूटी है। ओके, नाउ पार्ट ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के पार्ट हैं ये। सो अगर हम एक बार रिवाइज़ कर ले तो महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में बना, ठीक है, बॉम्बे से सेपरेट होके। हरियाणा जो था वो 1966 में बना। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय ये बने 1972 में, ठीक है। सिक्किम जो है 1975 में 22nd स्टेट था इंडिया का, बना। मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश जो है ये 1987 में बना। गोवा भी 1987 में बना, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूटीज़ में जैसे कि हमने चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख ये देखा। अब ना हम बात करते कि क्या इंडिया का मैप जो है परमानेंट है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंडिया का मैप परमानेंट है क्या। एक सवाल आता है कि आज जो इंडिया का मैप आप देखते हो क्या वो हमेशा ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं, है ना। इंडिया का मैप ना कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। कभी नए स्टेट बनते हैं तो कभी बाउंड्रीज चेंज होती है और कभी तो नाम ही बदल जाते हैं, है ना। यही ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। तो नए स्टेट क्रिएट, कौन कौन से नए स्टेट क्रिएट हुए आफ्टर 2000? तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को इसका क्रिएशन हुआ। मध्य प्रदेश से अलग बना। रीज़न था कि रीजनल इम्बैलेंस और बेटर डेवलपमेंट के लिए। अब एक एग्जांपल सोचिए कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा, तो उसको डिवाइड कर दिया जाए तो गवर्नेंस ना बेटर हो सकती है। एग्जैक्टली इसी लॉजिक पे छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तराखंड, ये भी बना 9 नवंबर 2000 को, कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, ठीक है। माउंटेन एरिया की नीड प्लेन्स से ना बिल्कुल अलग थी। रोड्स, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सब डिफरेंट था, इसीलिए ना इसे एक सेपरेट जो है स्टेट बना दिया गया। उसके बाद जो है झारखंड की बात कर लेते हैं। ये 15 नवंबर 2000 में बना, है ना। ये कार्व्ड आउट ऑफ बिहार से अलग किया गया इसको, बिहार से निकला ये स्टेट। यहाँ पे ना मिनरल्स, फॉरेस्ट, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत जो है यहाँ पे रिच है कल्चर इन सब चीज़ों के, तो बहुत पुरानी डिमांड थी इसको सेपरेट स्टेट बनाने की। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 में कार्व्ड आउट हुआ, इंडिया का न्यूएस्ट स्टेट है। ये आंध्र प्रदेश से निकाला गया एरिया है तेलंगाना, ठीक है। डिमांड थी रीजनल आइडेंटिटी की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। सो 2000 में कौन कौन से बने? छत्तीसगढ़, ओके, उत्तराखंड एंड झारखंड, एंड 2014 में तेलंगाना, ओके। ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते, थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं। तो अब आते हैं रीसेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। 5 अगस्त 2019 गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हिस्टोरिक डिसीजन लिया। पार्लियामेंट ने पास किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्या चेंज हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 से पुराना स्टेट जो है ना जम्मू एंड कश्मीर, वो डिवाइड हो गया 2 में। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसके पास लेजिस्लेचर है, और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। सो और क्या हुआ? तो आर्टिकल 370 को प्रैक्टिकली ना इनऑपरेटिव बना दिया गया। आर्टिकल 35A भी रिमूव कर दिया गया। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्या कर सकती हूँ मैं। सो एक एग्जांपल से इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा कंपनी का ब्रांच है जिसको ना बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 सेपरेट ऑफिस में डिवाइड कर दिया जाए। ऑब्जेक्टिव बस यही होता है कि बेटर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। एग्जैक्टली इसी वजह से जो है जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। सो रिमेंबर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर बिकेम 2 यूनियन टेरिटरी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब ना कुछ चेंज ऑफ नेम्स और स्टेट्स को देख लेते, थोड़ा रीसेंट नहीं है, जो थोड़े थे बुक्स में मैंने वो रखे हैं, ओके। सो सबसे पहले मद्रास तमिलनाडु बना, ओके। मैसूर कर्नाटका बना। उड़ीसा, अब उड़ीसा हो गया, डी हो गया, आर की जगह डी आ गया। पौंडीचेरी पुडुचेरी बन गया। नेफा बोले तो दिस वन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ओके। सो ये अरुणाचल प्रदेश बन गया। और लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड जो है लक्षद्वीप बन गया, दिस वन, ओके। वाई वर नेम्स चेंज?
क्यों बदला गया? तो मोस्ट ऑफ जो है ना, मोस्टली बिकॉज ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, रेस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल नेम्स के लिए। अब एक एग्जांपल लो, जैसे कई लोग ना अपने निक नेम्स छोड़कर अपना ओरिजिनल नाम ऑफिशियली यूज़ करना चाहते हैं, वैसे ही कुछ समझ लो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ भी है ना अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए नेम्स चेंज किए। ठीक है, इनमें से कुछ ये भी हैं जैसे कि ट्रेवनकोर कोचीन केरला बना, बॉम्बे से महाराष्ट्र बना, उसके बाद उड़ीसा से उड़ीसा, ये हमने देख लिया, पौंडीचेरी, है ना। सो ये है। अब ना एक हम फाइनल रिवीजन कर लेते हैं कि इंडिया इज़ अ यूनियन स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज स्टेट अंडर आर्टिकल 3, टेरिटरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉरेन कंट्री को, रिक्वायर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, फिर उसके बाद है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर 1956, जिस कौन कौन से स्टेट 2000 के बाद बने हैं? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ओके, फिर उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिससे 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी, जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके पास खुद का जो है लेजिस्लेचर है, और फिर उससे बनाए यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है। ओके, और ये हुआ 31 अक्टूबर 2019। ओके, स्टेट एंड यूटीज़ कैन चेंज देयर नेम बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट, है ना। अब कंक्लूड करी क्लास, तो आज के लेक्चर का बिगेस्ट टेक अवे यही था कि इंडिया की ना स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी में है, और कॉन्स्टिट्यूशन ना उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बाउंड्रीज बदलने की प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अबाउट द आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन, बेटर गवर्नेंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो एक लाइन में बोले तो रीऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अबाउट डिवाइडिंग इंडिया, it is about managing India's diversity while preserving national unity. So, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, then do subscribe to this channel. Till then, keep learning.